कराने वाली हूँ DLED, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का वन शॉट। देखिए, लैंग्वेज से जो है आपके 10 मार्क्स आएंगे दोनों लैंग्वेजेस से, और लैंग्वेज का पार्ट जो है आपका मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट माना जाता है और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पार्ट माना जाता है, क्योंकि लैंग्वेज एक ऐसे कंसेप्ट होता है जो कि आप बचपन से करते आ रहे हो, फ्रॉम फर्स्ट टू 12th आपने पढ़ा है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें, हम फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, तो ये सब्जेक्ट आप एक टाइम के बाद आपने चूज कर लिया होगा। जैसे साइंस ली होगी जिन बच्चों ने, उनका फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और कुछ बच्चों ने आर्ट्स ली होगी, उनका हिस्ट्री स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ऐसे डिपेंड करता है। लेकिन लैंग्वेज एक ऐसा कंसेप्ट है जो आप करते आए हो 12th तक, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। आपको ज़्यादा टाइम किन सब्जेक्ट्स पे देना है, आपको ज़्यादा टाइम देना है फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे और हिस्ट्री पे, और रैदर देन अगर आपका कोई सब्जेक्ट एरिया कहीं वीक है तो उस पे। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको स्कोरिंग भी बना सकता है और आप काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी काट सकता है। वो डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल कैसे होगा। लेकिन मैथ्स आप जानते हैं DLED में 8th क्लास तक की मैथ्स आएगी, जो कि नॉर्मली बच्चे करते हैं। जिन बच्चों ने 10th के बाद मैथ्स नहीं ली थी वो भी इजीली मैथ्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत बेसिक सा पूछा जाता है, लेकिन वही है, कंपटीशन लेवल इतना हो गया है जिस वजह से सारी आसान चीज़ें भी टफ बन गई हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश और हिंदी में। देखिए, वन शॉट है ये, आपको एक साथ सारी कंसेप्ट इसमें मिलेंगे इस वीडियो में, और मोस्टली बच्चे वन शॉट को पेपर से पहले ही वॉच करते हैं, और आप भी रिवीजन के लिए बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप सारी तैयारी एक ही वन शॉट पे डिपेंड कर दें, ठीक है। वन शॉट को आप देखिए सिर्फ एज अ रिवीजन, ठीक है। और वो कंसेप्ट जो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, आप इकट्ठा करके उन्हें पढ़ेंगे तो उसके लिए आपके लिए वन शॉट बेस्ट है। उसके अलावा नोट्स से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, अभी जाके आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और उन्हें पढ़िए। आइए शुरू करते हैं। इंग्लिश और हिंदी में सबसे पहले पूछा जाएगा स्पॉटिंग एरर्स, यानी त्रुटियों के बारे में बताना। हिंदी में कम पूछे जाते हैं इसे क्वेश्चन, इंग्लिश में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं, आपको मेनली काफ़ी बेस पे पूछा जा सकता है, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, आर्टिकल है, प्रपोजिशन है, ठीक है। किसी भी टॉपिक पर ग्रामर के पूछा जा सकता है आपको स्पॉटिंग एरर्स, कि आपको एरर बताना है क्या है, ठीक है। लेकिन जो मेन पूछा जाता है मोस्टली DLED के एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में, ज्यादातर आपको ये 3 टॉपिक मिलेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, अग्रीमेंट, टेंस और डबल नेगेटिव। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या होता है, बेसिकली वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या होता है, अग्रीमेंट होता है। आप इस तरीके से स्ट्रिक्ट से आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ही गो टू स्कूल डेली, क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। सही क्या होगा, ही गोज टू स्कूल डेली, क्योंकि इसमें ES का यूज होगा। समझ रहे हो बात को? तो अगर आपको एरर स्पॉट करना होगा तो आपको क्या होगा, आपको दिया जाएगा कि किसमें एरर है, आपको ऐसे स्लैश करके दे दिया जाएगा कि फर्स्ट पार्ट में है, सेकंड पार्ट में है या थर्ड पार्ट में। तो आप करोगे कि फर्स्ट पार्ट में है, फर्स्ट पार्ट में कहाँ पे है। आपको ये नहीं पूछेगा कहाँ पे, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि MCQ कर रहे हो आप, ठीक है। अब टेंस की बात करते हैं। टेंस में आपको, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टेंस कितने टाइप के होते हैं, तो मैं आपसे पूछती हूँ कि टेंस कितने टाइप के होते हैं। आप लोगों में ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा कि टेंस जो है 3 टाइप्स के होते हैं, और उसके आगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये सारे होते हैं। लेकिन नहीं, टेंस आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन में दे रही हूँ, टेंस सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। फ्यूचर की हम बात करते हैं, फ्यूचर टेंसेस में नहीं आता है। ऑथेंटिक ग्रामर जब आप आगे जाके किसी प्रिपरेशन में जब आप बैठोगे किसी चीज़ की, जैसे कि आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बैठोगे, तो आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़ना होगा। तो फॉर योर जर्नल नॉलेज, क्योंकि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में हो, टेंस सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, याद रखना, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, ठीक है, जो हो चुका है। अब आते हैं डबल नेगेटिव, बहुत इजी सा है। देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो है डबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे कि आई डोंट नो नथिंग, अब इसमें नथिंग भी नेगेटिव है, डोंट भी नेगेटिव है, तो सेंटेंस कैसा होना चाहिए, इनमें से कोई एक जो है
नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो वो कैसे होगा, आई डोंट नो एनीथिंग, ये इसका करेक्ट होगा। तो आपको पूछा जाएगा तो आप बता दोगे कि किस पार्ट में गलती है। ये तो हो गए टाइप्स ऑफ एरर्स जो ज्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता कैसे लगाना है कि एरर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके अलावा भी किसी कंसेप्ट पे अगर एरर समझते हैं कि हमें इन एरर्स को स्पॉट कैसे करना है। देखिए, आपने बहुत सारे कंसेप्ट अब तक समझ लिए होंगे कि इंग्लिश में आपको ऐसे नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन की ये मेथड्स होते हैं, नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, जो भी आपने इंग्लिश हिंदी में पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि हम वन शॉट कर रहे हैं तो हम क्विक रिवीजन करेंगे, क्विक ट्रिक्स पे काम करेंगे। तो वो ट्रिक्स कुछ ऐसे हैं कि आपको क्या करना है, कभी भी एरर का क्वेश्चन आता है तो आपको ये बात अपने दिमाग में ठान लेनी है कि एक सेंटेंस में एक ही एरर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको पार्ट में दिया हुआ है कि बता दो ए पार्ट में गलती है, बी पार्ट में गलती है, सी पार्ट में गलती है या डी में है, तो आपके क्वेश्चन में कभी भी ए और बी दोनों में गलती नहीं होगी, ठीक है। एक ही पार्ट में गलती होगी, एक सेंटेंस में एक एरर, समझ रहे हो बात को, एक वर्ड ही ऐसा होगा, ठीक है। और आपको करना कैसे है, देखिए, अगर इवन आपको क्वेश्चन टफ से टफ लग रहा है, टफ से टफ क्वेश्चन आए तो भी अगर आपको गैस करके टिक करना है तो उसके लिए ट्रिक बहुत सही है, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपको पहले पूरा सेंटेंस पढ़ना है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल राम गो टू स्कूल डेली, वैसे इतना इजी पूछेगा नहीं पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिया, ठीक है। राम गो टू स्कूल डेली, आपको पहले पूरा सेंटेंस पढ़ लेना है। आपने पूरा सेंटेंस पढ़ लिया, उसके बाद जो है आप पार्ट में डिवाइड करोगे कि राम, राम क्या है, एक नाउन है, गो यानी जाना, क्रिया है, टू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद स्कूल डेली, राम क्या है, रोज स्कूल जाता है, आपने हिंदी वर्जन कर लिया उसका, ठीक है। अब आपको इसको पार्ट्स में कर लेना है, अलग अलग पार्ट में आपको नाउन चेक करनी है, उसके बाद आपको वर्ब चेक करनी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की चेक करना है, ठीक है। आपको उसको पार्ट में ब्रेक कर लेना है। ब्रेक करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको सिर्फ ये चीजें चेक करनी है, वैसे बहुत सारी गलतियां उसमें हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपको वर्ब चेक करनी है। वर्ब में सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, ठीक है। वर्ब आपको चेक करनी है, फिर वर्ब की फॉर्म चेक करनी है, जैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट चेक करना है, सब्जेक्ट जरूर चेक करना है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज होती है, समझ रहे हो बात को। जैसे राम एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज होती है, ठीक है। जैसे राम है, राम के लिए मान लो आगे सेंटेंस में इट गोज टू स्कूल दे रखा है तो वो गलत है, ठीक है। राम एक नाउन है और उसके लिए अगर हमें यूज करना है तो इट यूज नहीं करना है, ही यूज करना है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। फिर टेंस आपको चेक कर लेना है, टेंस में बहुत ज्यादा गड़बड़ी ना हो। मान लीजिए जो काम पहले हो चुका है, जो काम पहले हो चुका है उसमें पास्ट टेंस का यूज हो, वॉज और वर का यूज हो, ये आपको चेक कर लेना है। जो पहले हो चुका है, जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट फॉर्म में हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हो। जो फ्यूचर में होने वाला है, फ्यूचर में आप एक बात ध्यान रखोगे, टेंस में क्या गलती होती है, ज्यादातर आई और वी के साथ हमेशा शेल लगता है, मेरी बात को ध्यान रखना, आई और वी के साथ शेल लगता है। लेकिन अगर आप बात करते हो आई और वी के साथ शेल लगता है तो ऑथेंटिक ग्रामर की अगर आप बात करते हो तो आई और वी के साथ शेल लगता है। लेकिन अगर आपके ही उसी सेंटेंस में कोई और गलती है जो इससे ज्यादा बड़ी है, जैसे मान लीजिए आईएनजी नहीं यूज करा गया है जहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, या पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में बात नहीं करी गई है, ठीक है, तो आप उस मिस्टेक को फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक ग्रामर जो है कई बार आंसर जब आप देखोगे तो उसमें नहीं होती है, ठीक है। कई इसके ऊपर विवाद चल रहा है कि आई और वी के साथ में शेल लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आई विल, वी विल का यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको अवॉइड करना है, अनलेस आपके पास कोई और एरर ना बचे तो आपको इस पे टिक करना है। फिर आपका ऑथेंटिक से क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आते हैं हम आर्टिकल्स पे। आर्टिकल जो कि बहुत ईजी है, ठीक है। ए एन द का यूज, एन कहाँ लगता है, जहाँ वॉवल्स होते हैं, ठीक है, वॉवल्स का साउंड होता है, और इजीली आपको सिंपल वॉवल्स तो नहीं देगा, ऐसे ही वॉवल्स देगा जहाँ पे सिर्फ साउंड हो, ठीक है, और उसके आगे जो स्पेलिंग का स्टार्ट है वो कॉन्स्टेंट से हो, ठीक है। सबसे पहले आपको ये चीजें चेक करनी है। तो अगर आपको तुक्का लगाना है, समझ रहे हो बात को, अगर आपको तुक्का लगाना है एरर्स को स्पॉट करने में तो आप पहले ये चीज करोगे, ठीक है। तो आपका आंसर अगर आप तुक्का भी लगाओगे तो भी सही होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि डीएलएड में नेगेटिव मार्किंग है तो अवॉइड गेसिंग वर्क,
ठीक है, आपको गैस वर्क अवॉइड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जितना श्योर हो वही आंसर आप करो, लेकिन आपको आंसर में एग्जैक्ट आप घर से याद करके जाओ वही पेपर में आप करो, वो ज़रूरी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है जो आप घर से करके जाओ वही पेपर में आएगा। ठीक है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, वो ऊपर नीचे कौन कवर करेगा हमारी। करते हैं हम अदर पार्ट पे जो है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज या फिर अपठित गद्यांश। ठीक है, जो हिंदी में भी पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी पूछा जाएगा, काफी ज्यादा वेटेज होती है, बहुत स्कोरिंग होता है कॉम्प्रीहेंशन पार्ट। ठीक है, अब कॉम्प्रीहेंशन पार्ट आपको करना कैसे है, अगेन हम वन शॉट पे हैं, हम क्विक रिविजन करेंगे, हम डेप्थ में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को अटेम्प्ट करने का एग्जैक्ट तरीका क्या होता है। मेनली जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो तो ये तरीका आपको अच्छे से याद करना है। आपको सिर्फ डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में ही नहीं, जितने भी आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, ठीक है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। देखो कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले क्या करना है, आप नॉर्मल क्या करते आए हो 12th तक, ठीक है, आप नॉर्मल 12th तक क्या करते आए हो कि आप पहले पैसेज पढ़ते थे, देन क्वेश्चन देखते थे, देन फिर आंसर ढूंढने के लिए पैसेज पे जाते थे। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, समझ लो, हमारे पास इतना टाइम नहीं है जो हम दोबारा पैसेज पर जाए। पैसेज को सिर्फ आपको एक बारी से देखना है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो उसमें बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। रिटर्न होता है तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कंप्यूटर बेस के हिसाब से भी आप इस ट्रिक से आराम से कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्टेप 1 है आपका, सबसे पहले आप क्वेश्चंस पढ़ोगे। आप आंसर्स नहीं देखोगे, पैसेज नहीं देखोगे, आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे। एकदम एक लाइन में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, एक बार में जितना हो सके आपको अच्छे से समझ लेना है क्वेश्चन क्या है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप जाओगे पैसेज पर। ठीक है, पैसेज पे जब आप जाओगे, क्वेश्चन देखो, आपने 5 क्वेश्चन अगर पढ़े एक पैराग्राफ से रिलेटेड, उनमें से 2 आपको याद रह जाएंगे क्योंकि आप जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो, आपको जल्दी पढ़ना है। मैंने नहीं बोला कि आपको एक क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ना है, आपने जल्दी जल्दी पढ़ा, फिर से आप पैसेज पर जाओ। ठीक है, आपको 2 क्वेश्चन याद रहे, उन 2 क्वेश्चन में से भी वो 2 क्वेश्चन आप जब पैसेज देखोगे तो आप कुछ ऐसे वर्ड्स देखोगे जो क्वेश्चन में रिलेटेड थे। ठीक है, जो क्वेश्चन से रिलेटेड थे, ठीक है, आप वो वर्ड पैसेज में देखोगे, वहां पे अपनी आंखों से उसको हाईलाइट करोगे कि हाँ ये मेरी नजर में है, ये आंसर यहाँ पे बिलोंग करता है। ठीक है, आप तुरंत जाके अपने पैसेज पे आंसर का टिक करोगे। ठीक है, आपको दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ना, आपको याद रखना है कि कौन सा क्वेश्चन में कौन सा आपको पूछा गया है। ठीक है, आप आंसर पे टिक करोगे। फिर जो क्वेश्चन आपको नहीं याद है आप उन पर जाओगे, और पैसेज को क्योंकि आप एक बार पढ़ चुके हो तो आप दोबारा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं आपको याद नहीं, उनके आंसर लगा पाओगे। दोबारा मैं आपको समझाती हूँ, देखिए, इन सिंपल लैंग्वेज पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, आपको सारे क्वेश्चन याद नहीं रहेंगे, 2 क्वेश्चन याद रहेंगे। वो 2 क्वेश्चन आप फिर पैराग्राफ जब पढ़ने जाओगे, उनमें 2 क्वेश्चन का आंसर आपका आ गया, बचे 3 क्वेश्चन। जब आपने पैराग्राफ पढ़ा तो उसमें आपने कुछ कंसेप्ट देखे जो हाईलाइटेड पॉइंट है कि इस ईयर में ये हुआ था, पैसेज में लिखा है, तो आप उसको हाईलाइट कर लोगे, अपनी निगाहों में रख लोगे। देन आप क्या है वो हाईलाइटेड से ही जवाब दोगे बाकी बचे हुए क्वेश्चंस का। ठीक है, आपका ये एक फॉर्मेट हो गया। इसके अलावा जो बच्चे क्वेश्चन करके फिर पैराग्राफ पे नहीं जाना चाहते और सीधे पैराग्राफ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक और तरीका है। वो क्या कर सकते हैं, पैराग्राफ को पढ़ें पहले बेशक, लेकिन आपको पैराग्राफ को सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। आप इतने ध्यान से पढ़िए, इतने तरीके से पढ़िए कि आपको पैराग्राफ पे दोबारा ना जाना पड़े। ये सारे तरीके सिर्फ इसलिए बताए जा रहे ताकि आपका टाइम सेव हो सके। ठीक है, आपको पैराग्राफ पे फिर दोबारा नहीं जाना है, फिर आप सीधे अपने क्वेश्चंस को करो। तो मेनली अगर बच्चे सिंपल तरीके से करना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या है अपना ध्यान रखना होगा कि आपको आंसर की एक्यूरेसी हो, आपका आंसर सही हो, गलत ना हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो। ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपसे क्वेश्चन में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि नेम द वर्ड अपोजिट टू दिस वर्ड इन द पैराग्राफ, वो आपको क्वेश्चन बताना है। वो क्वेश्चन मेनली आपका होता है वोकैबुलरी से। मान लीजिए अगर आपको पूछा गया कि आंसर अकॉर्डिंग टू अपोजिट ऑफ दिस वर्ड, तो जैसे मान लीजिए अगर आपसे पूछा गया इग्नाइट, एक वर्ड दे दिया गया और बोला गया कि पैराग्राफ में इस वर्ड का अपोजिट वर्ड कौन सा दिया गया है। ठीक है,
तो आपको बताना है, तो वो आप कैसे बताओगे? वो आप पैराग्राफ में ढूंढ के नहीं पता लगा पाओगे। आपकी अगर वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो आप इस वर्ड का मीनिंग जानते होगे, आपको पैराग्राफ पे नहीं जाना होगा, आप ऑप्शंस में देखकर ही पता लगा सकते हो। इग्नाइट एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कि किसी भी चीज में आग लगाना, मतलब किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है। कोटिंग विद द वर्ड्स, ठीक है, वर्ड को कोट करना इग्नाइट का मतलब होता है। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में जरूर पूछा जाएगा, उसके लिए आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए। और उसके लिए आप कोशिश भी मत करना पैराग्राफ में जाने की अंटिल आपको कंफर्म ना हो कि यही इसका आंसर है, ठीक है, क्योंकि वो टाइम वेस्टिंग हो सकता है आपको। अदरवाइज सिंपली ये क्वेश्चन छोड़। वोकैबुलरी पार्ट पे इंग्लिश में, पहले हम इंग्लिश का वोकैबुलरी पार्ट समझते हैं। देखिए, आपको डीएलएड में वोकैबुलरी से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, मिनिमम 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ही पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको उसे अटेम्प्ट करने के लिए बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि आपको बाकी सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है जो ज्यादा स्कोरिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश की वोकैबुलरी में आपको सबसे पहले कुछ वर्ड्स, ओनली कुछ वर्ड्स सिनोनियम्स के आपको करने हैं। सिनोनियम्स और जितने भी यहाँ पे कंसेप्ट लिखे हैं ये सब मैं आपको व्हाट्सएप में पीडीएफ में आपको सब प्रोवाइड कराऊंगी। आपको उसे रटना नहीं है, आपको डेली सुबह उठना है, पढ़ना। हिंदी के हो और इंग्लिश के हो, दोनों आपको सुबह उठ के डेली पढ़ना है। रोज आप पढ़ोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिनोनियम्स क्या होते हैं, देखिए कई बच्चे सिनोनियम एंटोनियम में फर्क नहीं पहचान पाते, तो आप कैसे जानोगे? सिनोनियम एस से शुरू होता है, तो एस का मतलब सिमिलर, ठीक है, एक जैसा, सेम सेम। तो एक ऐसा वर्ड जो दूसरे वर्ड के बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग का हो, सेम हो, ठीक है। एंटोनियम्स क्या होते हैं, जो दूसरे वर्ड का बिल्कुल अपोजिट हो, ए फॉर अपोजिट, ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है। अब कॉमनली कंफ्यूज वर्ड ये पूछे जा सकते हैं। देखिए इसमें क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाता है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, देखो साउंड तो दोनों ही सेम कर रहे हैं, लेकिन आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि आपको साउंड तो दोनों सेम कर रहे हैं लेकिन मीनिंग दोनों का बहुत अलग है, ठीक है। ये होता है स्वीकार करना, ये होता है कि हम नहीं जान पाए ऐसा, ठीक है। उसके बाद आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स और फ्रेजेस काफी बड़ा कंसेप्ट है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वोकैबुलरी में पूछा जाता है। तो अगेन इसका कोई इलाज नहीं, इसका यही इलाज है कि आप डेली आप सुबह उठ के मॉर्निंग में एक रीडिंग लगाओ एंड नेक्स्ट डे सेम करो, आप डेली करो ये चीज, ठीक है। रीडिंग लगानी है सिर्फ, तो आप अच्छे से समझ पाओगे। और जितना हो सके आप खुद की ट्रिक बनाओ याद करने की इडियम्स फ्रेजेस को, तो आप जितना खुद की बनी हुई ट्रिक से पढ़ोगे उतना अच्छा की वोकैब पे, हिंदी शब्दावली पे, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें पर्यायवाची जो आप जानते हो, ठीक है, आपको पर्यायवाची कर लेना है। इसके बाद देखो हिंदी में क्या है, क्योंकि आपकी नॉर्मल लैंग्वेज हिंदी है, तो आप क्या हिंदी में जो वोकैब है ना उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना पड़ता। ज्यादा टफ आपके लिए होता है इंग्लिश लैंग्वेज का, क्योंकि आप तो बचपन से नहीं कर पा रहे उसे, ठीक है। तो पर्यायवाची, विलोम शब्द यानी उल्टे जो होते हैं, मुहावरे और लुकोक्तियां यहाँ से ज्यादा पूछा जाता है, तो मुहावरे और लुकोक्तियां आपको पढ़ लेना है। और मुहावरे और लुकोक्तियां आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे, देखो सेंटेंस आप पूरा पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि ये बात किसके अकॉर्डिंग में गई है। जैसे जो नॉर्मल होती है मुहावरे होते हैं नॉर्मल, गई भैंस पानी में, तो इतने सिंपल मुहावरे जो आप अपने घरों में सुनते हो उसका आंसर तो आप इजीली कर सकते हो। उसके लिए आपको अलग से कोई स्टडी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक अर्थी शब्द वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जहाँ पे आप एक शब्द देते हो किसी चीज के लिए, ठीक है, जो हमेशा जो कभी ना मरता हो, अमर, ठीक है, ये सारा इसमें आता है, ठीक है। शब्द रचना, शब्दों की रचना, उपसर्ग और प्रत्यय, इससे भी पूछे जा सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आपको अच्छे से कर लेना है। सो दैट्स इट, इतना ही पूछा जाएगा वोकैब में। और वोकैब के लिए मैं आपको एक ऐप बताती हूँ, क्विजलेट, ठीक है। क्विजलेट ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। उसमें आपको इजीली आप वोकैब अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जब भी आप जैसे फोन यूज कर रहे हो, आप 5 मिनट 10 मिनट कभी भी आप इसमें क्विजलेट पे जाके अपने ये था हमारा छोटा सा रिवीजन वीडियो इंग्लिश और हिंदी डीएलएड में
में देखिए, आप एग्जाम से पहले अगर ये वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो आपके लिए एक नोटिफिकेशन है कि आपको फटाफट से जो है अपनी रिवीजन कर लेनी है। और अब इतना वक्त नहीं है आपके पास कि आप बहुत सारा शुरू से शुरू करो, बेसिक से स्टार्ट करो। आपको मिड से उठाना होगा और सारे कंसेप्ट जो आप अब तक कर चुके हो या कहीं भी आपको प्रॉब्लम है तो आप उसे करो, ठीक है। आपको अगर कोई भी डाउट रहता है किसी भी चीज में, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके बाद आपको क्या कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, वोकैबुलरी जरूर कर लेनी है। वोकैबुलरी आपके लिए ना सिर्फ डीएलएड के लिए, बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ आपको कुछ एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे उस पीडीएफ में, वहां पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगेन आई एम सेइंग, इंग्लिश और हिंदी बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो, बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको शुरू से काम करना है, तभी आप अच्छी रैंक लेकर के डीएलएड में गवर्नमेंट डाइट पा पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आपको सब कुछ समझ आया होगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बी सीरियस एंड स्टडी हार्ड।